हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं शानम खातून आज आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ। आई होप ये आप पहले तो पढ़ ही चुके हैं, जिसका नाम है बैक्टीरिया। आपको पता भी होगा, लेकिन फिर से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी करीब आ चुके हैं। हो सकता है आपके जहन से निकल चुका हो, तो फिर से हम लोग बैक्टीरियल सेल को आसान करके पढ़ लेते हैं। आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया, धन्यवाद उसके लिए। और आपका स्वागत है डिलाइट बॉटनी क्लासेस में। आ जाइए स्टडी करते हैं, क्योंकि टाइम तो है नहीं ज़्यादा हम लोग के लिए के पास में। तो देखिए क्या है बैक्टीरिया, नाम तो सुना होगा, जिसको हम लोग जीवाणु कहते हैं। जीवाणु क्या है? बैक्टीरिया तो हर इन्वायरमेंट में पाया जाता है और माइक्रोस्कोपिक होता है। बुक्स में इसकी डेफिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अल्फाज का यूज़ किया जाता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, चलिए आसान सी लैंग्वेज में इसको बस देखिए। बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए एक ही बात कहेंगे कि उनको क्या करना है कि टॉपिक को समझना है, उसकी मेन हेडिंग को देखना है, और जब मेन हेडिंग आप सही से देख लेंगे तो उसके बारे में आप एग्जाम में लिख लेंगे। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, बस हम लोग मेन हेडिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। और जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि उसी पर हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। नोट जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलता है। टेलीग्राम चैनल का नाम भी है डिलाइट बॉटनी क्लासेस ही। देखिए बैक्टीरिया की बात करते हैं। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन ऑलरेडी लिख दी है। क्या? ओमनीप्रेजेंट, ठीक है, ओमनीप्रेजेंट है, माइक्रोस्कोपिक है, ओमनीप्रेजेंट, माइक्रोस्कोपिक, यूनिसेलुलर, आउटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक प्रोकैरियोटिक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म नोन एज बैक्टीरिया। डेफिनेशन भूल जाते हैं, इसी से हम लोग निकालते हैं। ठीक, ओमनीप्रेजेंट का मतलब क्या है? हर जगह पाया जाने वाला। ओमनीप्रेजेंट मतलब हर जगह पाया जाने वाला। माइक्रोस्कोपिक मतलब माइक्रोस्कोप से देखा जाने वाला। यूनिसेलुलर होता ही होता है, एक कोशिकीय। ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक, इट मींस बैक्टीरिया दो कैटेगरीज पाई जाती हैं, या तो ऑटोट्रॉफिक हो सकता है या फिर हेटेरोट्रॉफिक भी होता है। कुछ बैक्टीरिया अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, और कुछ बैक्टीरिया अपने फूड के लिए अपने होस्ट पर डिपेंड करते हैं, उनको हेटेरोट्रॉफिक बोलेंगे। ठीक है। प्रोकैरियोटिक, ऑलवेज रिमेंबर, सेल्स दो प्रकार की होती है ना, एक यूकैरियोटिक एक प्रोकैरियोटिक। तो बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी ही प्रोकैरियोटिक के एग्जांपल में इंक्लूड है। प्रोकैरियोटिक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, ये जोलॉजी में इंक्लूड नहीं है, ये बॉटनी में इंक्लूड है आपके यहाँ। जोलॉजी में आता है बैक्टीरियल डिजीज नाम से आता है, कॉमन, लेकिन इसको बोला गया प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है बच्चों, इसलिए ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म नोन एज बैक्टीरिया। इसको क्या बोलेंगे? बैक्टीरिया। अब इसकी डिस्कवरी कब हुई ये देखते हैं। इसकी डिस्कवरी का थोड़ा सा कहानी सुनते हैं। इसकी कहानी है, जब ल्यूवेनहॉक थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहते हैं ना, उस ल्यूवेनहॉक से पहले ऐसे माइक्रोस्कोप नहीं बनाए गए थे जो इनविजिबल मतलब ट्रांसपेरेंट चीज़ों को भी देख सके। ल्यूवेनहॉक ने एक सिंगल लेंस बना लिया, जिससे उनको चीज़ें बड़ी होकर दिखने लगी, मैग्नीफाइड। कहते हैं ना बच्चों के हाथ में जैसे खिलौना नया लग गया हो, ऐसे ल्यूवेनहॉक को, भाई साइंटिस्ट थे, जाहिर है क्रिएटिव माइंड थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब वो लेंस बनाया तो उन्होंने हर गंदी चीज़ को देखना शुरू कर दिया। गंदा पानी देख रहे हैं, फिकस मटेरियल देख रहे हैं, एक्सक्रीट्रा देख रहे हैं। तो पता ये चला उनको कि उन गंदी चीज़ों में उनको ज़्यादा अमाउंट में कुछ छोटी छोटी क्या कहेंगे उसको, छोटे छोटे कीड़े जैसे रेंगते हुए नजर आए। ठीक है। तब उन्होंने किसको देखा था? असल में उन्होंने देखा था बैक्टीरिया को। बाद में उन्हीं को जो नाम है वो एहरनबर्ग ने दिया है। तो बैक्टीरिया की डिस्कवरी का श्रेय किसको जाता है? ल्यूवेनहॉक को। और कब उन्होंने देखा था? 1675 में। एक और बात नोट कर लीजिए, उन्होंने बैक्टीरिया को एनिमलक्यूल कहा था। क्या कहा था? एनिमलक्यूल। उन्होंने बैक्टीरिया को बैक्टीरिया नहीं कहा था ल्यूवेनहॉक ने, एनिमलक्यूल बोला था। एनिमलक्यूल का मतलब होता है अति सूक्ष्म जीव। इज इट क्लियर? उसके बाद में बैक्टीरिया नाम किसने दिया है बच्चों? एहरनबर्ग। किसने दिया है? एहरनबर्ग। फिर बैक्टीरिया की साइज की बात करेंगे तो बैक्टीरिया का साइज जो है वो वेरी करता है, और सबसे बड़ा बैक्टीरिया होता है थायोफाइसिलस, सल्फर बैक्टीरियम। इज इट क्लियर? मेरा जो नोट्स आपको मिलेगा उसमें एक एक लाइन लिखी हुई, लेकिन मेन चीज जो है आपके लिए डेफिनेशन है, डिस्कवरी किसने की, और स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल आपके लिए मेन है, आपको जरूर पढ़ना है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। एक मिनट रुकिए, मार्कर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, क्या हम लोग हाँ
आ जाते हैं। थोड़ा सा मेरी वीडियो में आपको डिस्टरबेंस बिल्कुल ऑफलाइन क्लास वाला भी मिल जाएगा। मुझे पता है यूट्यूब पे मैं वीडियो डालूंगी, मैंने आपसे बात भी की है कि हम लोग हम काम करते हैं टीचिंग पे, ना कि एडिटिंग पे या कुछ भी, हमें बस कंटेंट आप तक पहुंचाना है। तो आइए हम लोग जब हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, आपने ये नोट्स में आपको सब मिल ही जाना है। तो अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल को समझते हैं। जैसा कि मेरा एक ही फॉर्मूला रहता है कि बायोलॉजी में आप किसको समझेंगे, बायोलॉजी में आप डायग्राम को समझेंगे, उसके बाद में आप सारी चीजों को लिख सकते हैं एग्जाम में। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, या फिर इसको एक और नाम से पूछ सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है ना, किसी नाम से आपको यही बनाना है। हम सबसे पहले बनाएंगे डायग्राम। देखिए डेफिनेशन तो हम पहले ही बता चुके हैं कि बैक्टीरिया की जो सेल होती है वो यूनिसेलुलर होती है, तो हम एक सेल बना लेंगे। इज इट क्लियर? एक सेल हम बना लेंगे, और इस सेल को बनाने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, बस हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, जैसे जो में बस एक स्ट्रक्चर बना लिया हमने। ठीक, देखिए ये जो स्ट्रक्चर होता है ये असल में बैक्टीरिया की सेल वॉल को रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं। कोई भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होगा बच्चों, उसमें एक लेयर बाहर जरूर होती है जिसको हम रिप्रेजेंट बोलते हैं स्लाइम लेयर या फिर म्यूकस लेयर या फिर जिलेटिनस लेयर। ठीक है, तो बैक्टीरिया भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें भी हम सबसे बाहर हमने एक चौकोर से ये आयताकार संरचना बना लिया। देखिए बुक्स में कभी गोल बनी होती, इतना कॉम्प्लिकेटेड करके दिखा दिया जाता है कि आप समझ नहीं पाते हो, हम लोग को तो समझना है ना। तो ये सबसे बाहर कौन सी लेयर है, स्लाइम लेयर। बस आप कलर चेंज करते रहो। उसके बाद जस्ट नीचे स्लाइम लेयर की जस्ट बाद नीचे होती है, जस्ट नीचे, इसको मैं पता है डबल मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि सेल वॉल रिजिड होती है। रिजिड मीन्स सख्त होती है, जो सेल को शीट प्रोवाइड करती है। क्लियर? ऑलवेज रिमेंबर प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, और सेल वॉल का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन एंड प्रोवाइड द शेप। ये जो हो गई सेल वॉल। ठीक, सेल वॉल के जस्ट बाद में कोई भी सेल हो, सेल वॉल के जस्ट बाद में एक मेम्ब्रेन होती है, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, स्पेशली बैक्टीरियल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फिंगर लाइक ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, फिंगर लाइक ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, ठीक है ना, आउटग्रोथ जरूर पाई जाती हैं, उसको हम बोलते हैं मेसोसोम। देख लीजिए ये जो बनी हुई है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बच्चों जो मेसोसोम आउटग्रोथ पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेसोसोम। क्या बोलते हैं, मेसोसोम। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि मेसोसोम किसमें पाई जाती है, तो बैक्टीरियल सेल में। ठीक है, कुछ बैक्टीरियल सेल में, सारे में नहीं, कुछ में, और उनका नंबर फिक्स नहीं होता है, बस समझो बन गया बैक्टीरिया का सेल। ठीक है, उसके बाद में कुछ बैक्टीरिया में कि जो स्लाइम लेयर है बच्चों, वो उसमें नाइट्रोजिनस सब्सटेंस एक्युमुलेट हो जाते हैं और स्लाइम लेयर हार्ड हो जाती है, और ये बना लेती है कैप्सूल। क्या बना लेती है, कैप्सूल। इज इट क्लियर? कैप्सूल। अच्छा आप कहोगे मैम आपने पूरे में क्यों नहीं बनाया? अगर हम पूरे में बना देंगे फिर हमको और जो चीजें हम दिखानी है लाइक फ्लैजिला, लाइक सीलिया, फिर वो नहीं दिखा पाएंगे, तो हमको बस थोड़ी सी कैप्सूल दिखा देना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थ्रेड के फॉर्म में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का बना हुआ थ्रेड होता है, लेकिन इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, न्यूक्लियर मटेरियल धंसा हुआ रहता है। यही तो प्रोकैरियोटिक सेल की खास बात होती है कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस डेवलप्ड नहीं होता है, मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें एब्सेंट होती है, बट न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो एम्बेडेड रहता है। इज इट क्लियर? उसके अलावा सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया में
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे से हेयर लाइक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, मैं चारों तरफ सेल्स में बना देते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्लैचुला, हिंदी में इसको बोलते हैं कशार। और फ्लैचुला से छोटी भी कुछ संरचनाएं निकलती हैं, बैक्टीरिया में होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम सीलिया ना बोल के, सॉरी सीलिया लाइक होती है, लेकिन इसको हम बोलते हैं पिलाई। ध्यान रखिएगा, जैसे पैरामीशियम में नहीं होती छोटी छोटी हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर, उनको हम क्या बोलते हैं, सीलिया। यहाँ पे सीलिया जैसी होती है, लेकिन इनको हम बोलते हैं पिलाई। ठीक, फ्लैचुला का काम तो लोकोमोशन होता है, मीन्स गमन, लेकिन जो पिलाई होती हैं ये बैक्टीरिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। जो थोड़ी सी लंबी पिलाई होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, दूसरे बैक्टीरिया को कंजुगेशन के लिए बाइंड करती हैं, इसलिए उन पिलाई को बोलते हैं सेक्स पिलाई। ठीक, इसके अलावा बैक्टीरिया में और क्या होगा भाई, बैक्टीरिया में डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज तो नहीं होते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज कोशिकांग, बट बैक्टीरिया में राइबोसोम तो होता है ना, और राइबोसोम कौन सा वाला होता है, 70S, कौन सा वाला, 70S। ठीक है, और इसके अलावा बैक्टीरिया में भाई साइटोप्लाज्म तो भरा ही भरा होगा, सेल है तो साइटोप्लाज्म है। ठीक, ये साइटोप्लाज्म हो गया। कुछ बैक्टीरिया में मेन न्यूक्लियर मटेरियल के अलावा डीएनए का टुकड़ा अलग से पड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। बेटा प्लाज्मिड की डेफिनेशन ही यही बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए सेगमेंट इन बैक्टीरिया इज नोन एज प्लाज्मिड। इज इट क्लियर? बिल्कुल पक्का कर लीजिए, डन कर लीजिए। प्लाज्मिड ओनली ऑन बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। अब प्लाज्मिड क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही होता है, बट ये मेन क्रोमोसोम है, ये वाला मेन क्रोमोसोम है। ठीक, और ये वाला क्या है, एक्स्ट्रा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए सेगमेंट। इज इट क्लियर? तो ये तो हो गया बैक्टीरिया का सेल। अब आप हमको बताइए क्या कोई मुश्किल है? अब आइए देखते हैं, हम हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। ये सारी हेडिंग को हम हेडिंग जो जितने पॉइंट है, पहली हेडिंग हमारी हो जाएगी स्लाइम लेयर। ठीक है, पहली हेडिंग हमारी हो जाएगी स्लाइम लेयर। ठीक, 2-3 लाइन कम से कम स्लाइम लेयर के बारे में याद कर लीजिए। नोट्स में तो प्रॉपर लिखा हुआ स्लाइम लेयर सबसे बाहर है ना, आउटर मोस्ट विस्कस लेयर इज नोन एज स्लाइम लेयर। और कोई भी चिपचिपी चीज होती, हम ही अपनी स्किन पे जो मॉइस्चर लगाते हैं तो किसके लिए लगाते हैं, कि हमारी स्किन सूखे ना। तो यहाँ भी यही लिखा हुआ है कि ये सेल को ड्रॉट से बचाती है, मतलब सूखने से बचाती है, एंड पैथोजन से प्रोटेक्शन देती है। और ये पॉइंट भी मैंने लिखा हुआ है नोट्स में, आपके मिलेगा कि स्लाइम लेयर में जब नाइट्रोजनस सब्सटेंस एक्युमुलेट हो जाते हैं तब ये हार्ड हो जाती है, और ऐसे इसको कैप्सूल बोलते हैं, और ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। ध्यान रखिएगा, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया ऑलवेज पैथोजेनिक होते हैं, 99% वही डिजीज कॉज करते हैं। ठीक, उसके बाद सेल वॉल, स्लाइम लेयर के जस्ट नीचे क्या है, सेल वॉल। हेडिंग डालेंगे सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में क्या लिखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, और बिल्कुल एग्जाम में दिखा देना कि आपको पता है। जैसे ही हेडिंग हम सेल वॉल डालेंगे और बता देंगे सेल वॉल इज मेड अप ऑफ किसकी भाई, म्यूकोपेप्टाइड। सेल वॉल किसकी बनी हुई है, म्यूकोपेप्टाइड अथवा पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई है। ध्यान रखिए, प्लांट्स की जो सेल होती है नॉर्मली सेलुलोज की बनी होती है, और लेकिन बैक्टीरिया की जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें सेल वॉल बनी होती है म्यूकोपेप्टाइड अथवा पेप्टाइडोग्लाइकेन की, और ये सेल को शेप प्रोवाइड करते हैं और प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ठीक है, और सेल वॉल के थोड़ी सी केमिकल स्ट्रक्चर्स में अलग अलग बैक्टीरिया में थोड़ा सा अंतर होता है। On the basis of difference, bacteria categorized into 2 groups, that is gram positive and gram negative. ये लेक्चर मेरा अलग से आएगा आपके सामने कि क्या डिफरेंस होता है सेल वॉल में, कि बैक्टीरिया जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। वो भी टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड की बनी हुई, सेलेक्टिव परमेएबल होती है, बस इतना काफी है इसमें लिखना। फिर साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स की बारी आएगी तो मीसोसोम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाने वाली फोल्डिंग ही तो मीसोसोम है ना, डन। उसके अलावा राइबोसोम कितना प्रकार का होता है, 70S टाइप का होता है, और 70S जो राइबोसोम बच्चों होता है, यहीं पे मैं बता दे रही हूँ, इसकी एक छोटी यूनिट होती है 30S और बड़ी यूनिट होती है
50s, बिल्कुल याद रखिएगा। अब आप कहोगे मैम 30 50 मिला के तो 80 हो जाएगा। जैसे हम लोग सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जानते हैं ना, तो ये सेडवर्ग कोफिशिएंट है। जब 70s के राइबोसोम कैसा होता है, एक छोटा यूनिट एक बड़ा यूनिट, ऐसे ही तो राइबोसोम होता है ना, उसको अलग अलग डाला जाता है तो पता ये चलता है कि एक रुकता है जाके 30 पे और एक रुकता है 50 पे, इसलिए ये हो जाएगा 30s और 50s। और राइबोसोम जो है वो बना होता है आरआरएनए तथा प्रोटीन। राइबोसोम का काम बच्चों होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए स्थान उपलब्ध कराना, इसलिए राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम में दो प्रकार, इसमें जो है 30s में ओनली 16s प्रकार का आरआरएनए होता है एंड 50 में 23 प्लस 5s प्रकार का आरआरएनए होता है। नोट्स में एकदम नीट एंड क्लीन लिखा हुआ है, बस आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक सेल में कितने एस प्रकार का राइबोसोम होता है, 70s का। उसकी छोटी यूनिट क्या है 30, बड़ी यूनिट क्या है 50। डन। छोटी यूनिट में कौन सा आरआरएनए होता है 16 16s एंड बड़ी यूनिट में कौन सा आरआरएनए होता है 23s एंड 5s। इज इट क्लियर? फिर उसके बाद हम आएंगे न्यूक्लियर मटेरियल पे। बस लॉक कर लीजिए, प्रोकैरियोटिक का न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, आरएनए एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। और इस प्रकार के प्रिमिटिव न्यूक्लियस को बोलते हैं जीनोफोर। क्या बोलते हैं? जीनोफोर या इंसिपिएंट न्यूक्लियस। सुनिए मेरी बात को सही से, नोट्स जब बनाने के बाद में आप मेरे वीडियो को देखिएगा और एक एक पॉइंट पे टिक कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोटिक के न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है, प्रिमिटिव प्रकार का होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं जीनोफोर या इंसिपिएंट न्यूक्लियस। और इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। डन। उसके अलावा प्लाज्मिड के बारे में तो मैंने बता दिया, उसके अलावा इसके पास में कोई माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ भी नहीं होता है। देखिए बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आपने प्रिमिटिव क्लास में सेल्स पढ़ी है, दो टाइप की, एक प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक। बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक। बिल्कुल वैसे ही हम लोग कंपेयर करेंगे जैसे कि जो हम घर होते हैं ना, जो लोग वेल डेवलप्ड एडवांस फैमिलीज के घर होते हैं तो उनमें किचन अलग होगा, सेपरेट ड्राइंग रूम अलग होगा, हर चीज़ के लिए चैम्बर होते हैं। और जो प्रिमिटिव फैमिलीज होती हैं तो या हम ही लोग रूम लेके रहते हैं स्टूडेंट लाइफ में, तो हम अपने कमरे में ही साइड में चूल्हा रख लेते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे किचन, बड़े अच्छे घरों में किचन अलग होता है, लेकिन प्रिमिटिव फैमिली में चूल्हा तो रखा होता है ना। तो किसी भी सेल के लिए न्यूक्लियर मटेरियल इज अ मेन पार्ट। बिना न्यूक्लियर मटेरियल के तो सेल नहीं होगी, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। लेकिन न्यूक्लियर मटेरियल तो है ना, किस रूप में? प्रिमिटिव फॉर्म में। किसका बना हुआ? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, आरएनए प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ। इज इट क्लियर? और धागे के रूप में कहाँ धसा रहता है? साइटोप्लाज्म में ही धसा रहता है। हाँ, फ्लैजेला। फ्लैजेला जो होता है वो फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है। कुछ बैक्टीरिया में फ्लैजेला पाया जाता है और कुछ बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। जिन बैक्टीरिया में फ्लैजेला पाया जाता है, देखिए जिन बैक्टीरिया में फ्लैजेला प्रेजेंट होता है उनको बोलते हैं ट्राइकस। ये टर्म तो भाई आपको याद करना पड़ेगा। और जिनमें नहीं पाया जाता है उनको हम बोलते हैं ए ट्राइकस। क्लियर? अब मान लीजिए ये एक सेल है बैक्टीरिया की, इसमें फ्लैजेला कहाँ पाया जाता है? ये भी तो वैल्यू करता है ना कि इस पोल पे है या इस पोल पे है या दोनों पोल पे है। तो स्थिति के आधार पे बैक्टीरिया को, जैसे किसकी स्थिति के आधार पे? फ्लैजेला की स्थिति के आधार पे बैक्टीरिया को कई ग्रुप में बांटा गया है, जैसे मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, सीफेलोट्राइकस, लोफोट्राइकस, पेरीट्राइकस। बच्चों ये टर्म्स हैं। अगला एक जो टॉपिक है फ्लैजिलेशन, उसमें इनको एक्सप्लेन किया गया है। मैं इन शॉर्ट बता दे रही हूँ आपको। जैसे वन पोल पे एक फ्लैजेला है तो इसको हम क्या बोलेंगे? मोनोट्राइकस। क्लियर? और पूरी परिधि पे फ्लैजेला है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पेरीट्राइकस। दोनों पेड़ पे दो फ्लैजेला है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एम्फीट्राइकस। ठीक है? बिल्कुल परेशान ना हो। तो ये फ्लैजेला की स्थिति के आधार पे बैक्टीरिया के नाम रख दिए गए। ठीक? तो कंफ्यूज नहीं होना, बस थोड़ा सा आप दो चार लाइनें बता सको तो बता दो। और दूसरी बात यह है कि जो इसमें फ्लैजेला होता है बैक्टीरिया में, उसमें 9+2 अरेंजमेंट नहीं होता है।
असल में जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं ना, उनमें फ्लैजेला जो होते हैं उनमें 9+2 अरेंजमेंट होता है। अब 9+2 अरेंजमेंट किसे कहते हैं? देखिए, कोई भी धागा है, मान लिया कोई धागा है, वो बना है 11 तंतुओं का, 11 फाइब्रिल का, और उसका जब हम धागे का टीएस काटेंगे तो पता ये चलेगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तंतु परिधि पे है और 2 तंतु, 2 फाइब्रिल कहाँ है? बीच में है। ऐसे अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? 9+2। लॉक कर लीजिए, इस पॉइंट को टिक कर लीजिएगा नोट्स में कि प्रोकैरियोटिक मींस बैक्टीरिया में 9+2 अरेंजमेंट क्या है? नहीं होता है। क्लियर? प्लाई के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। बस आपसे हम यही कहना चाहेंगे अपने बीएससी स्टूडेंट से, या आप 12th में हो या जहाँ भी बैक्टीरिया टॉपिक है वहाँ पे आपको 3-4 पॉइंट्स पे फोकस करना है कि डेफिनेशन 2 लाइन में लिख देना है, उसके बाद डिस्कवरर, नेम्ड एंड सेल। सेल का डायग्राम जो मैंने आपको बनाया है कि अब इसमें जैसे पूरी चारों तरफ हमको फ्लैजेला दिखा देना है सही से, और फ्लैजेला बनाते समय आप ना थोड़ा सा पेन को हल्का छोड़ देंगे, ऐसा ना लगे कि आपने स्माइल बना लिए हैं, और सीलिया को भी, सॉरी प्लाई को भी दिखा देना है, और आपका डायग्राम एकदम कंप्लीट बन जाएगा। आप ध्यान से इसको देख लीजिए, आपको नोट्स में भी, लिसन टू मी, आपको नोट्स में भी मिलेगा, पूरा प्रॉपर मिलेगा। बस आपको एक ही काम करना है कि डिलाइट बॉटनी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कर लीजिए। और हाँ, आपको ये कन्फ्यूज़न रहती है कि मैं ग्रेजुएशन में, बीएससी में किस लैंग्वेज में लिखूँ, मिड टर्म में किस लैंग्वेज में लिखूँ, तो आपको कुछ डरने की ज़रूरत नहीं। जैसे हम लोग बात करते हैं ना मदर टंग लैंग्वेज में, मिक्स में, वैसे ही आप लिखिए। जैसे हमने आपको नोट्स उपलब्ध कराया हुआ है टेलीग्राम पे, आप उसी लैंग्वेज में लिखिए। आपको बस कंटेंट सही लिखना है, आपको साफ सुथरा लिखना है, नीट एंड क्लीन लिखना है, तो बस उतना काम कीजिए, आप लैंग्वेज पे फोकस मत कीजिए। और दूसरी बात ये है बेटा, कोई भी प्रॉब्लम से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, कुछ भी और कंटेंट चाहिए डाल दीजिए। हाँ, ये तो मैं आपसे अपोलोजाइज़ करूँगी कि आपसे मैंने वादा किया था कि मैं लाऊंगी, वीडियो लाऊंगी, लेकिन नहीं ला पा रही हूँ। कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं ना, अप एंड डाउन लाइफ में होता रहता है, उसके लिए। लेकिन आप सपोर्ट करेंगे ना तो मैं मोटिवेट तो हो जाऊँगी, कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए काम करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँ आपके लिए। तो आप बस सहयोग कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ कमेंट भी कीजिए। आपको कुछ और चाहिए तो आप हमें बताइए, ठीक है? और आप एक बार इस पे पूरा डायग्राम सही से देख लीजिए, आपको नोट्स मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।